अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सेक्शन नंबर 3 है पॉलिटी का। हर सब्जेक्ट के दो सेक्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं और आज हम पॉलिटी के सेक्शन नंबर 3 की बात करेंगे। और मैंने कहा था कि 2 सेक्शन के बाद आज हल्का लेवल अप होगा और आपको क्वेश्चंस देख करके समझ आ जाएगा। सीधा हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और मैंने क्योंकि कहा था लेवल अप होगा मेरे भाई, अब ये मेंस की क्लासेस हैं, इसमें हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा और बारीकी से समझना होगा। इसी वजह से हमको थोड़े से बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर उठाने होंगे। ठीक है ना? तो टेंशन ना लें, तैयार हो जाएँ। इन क्वेश्चंस को भी उसी रफ्तार से हम करेंगे, जिस रफ्तार से स्टार्टिंग वाले 2 सेट किए हैं। चलिए, क्या पूछ रहा है आपसे? शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति। और देखना, एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लो कि जब कभी भी बड़ा क्वेश्चन आए, जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतने ही प्यार से पढ़ो। जितने प्यार से पढ़ोगे उतने ही आसानी से उसका आंसर निकल करके आएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट अ पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस और ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अब ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई? ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हो गया? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं प्यारे साथियों, तो ध्यान से सुनना जरा। मैं आपको पहले समझाता हूं, दोबारा क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। जैसे आपने कहा कि ये पार्लियामेंट है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये पार्लियामेंट है। मैंने भी कह दिया कि हाँ जी ये संसद है। आपने बताया मुझे कि संसद के 3 भाग होते हैं। मैंने भी कहा कि हाँ जी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है प्यारे साथियों राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा होता है प्यारे साथियों प्रेसिडेंट। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और आपका प्रेसिडेंट हो गया। समझ गए बात को? ठीक है। अब मेरी बात को दोबारा सुनना जरा। दोबारा क्या सुनेंगे? जो लोकसभा है, जो राज्यसभा, प्रेसिडेंट है, ये हाउसेस होते हैं। ठीक है, लोकसभा एक सदन है, ये एक सदन है और ये एक पर्सन है, तो इसीलिए हाउसेस 2 होते हैं और पार्ट 3 होते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा, ये जो लोकसभा है ये लोगों का सदन है। इसी को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। जो लोकसभा है, इसी लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन। इसी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है। और क्योंकि ये लोगों का सदन है और भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, डेमो माने पीपल, क्रेसी माने रूल, जनता का शासन। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यही तो डेमोक्रेसी होती है, पढ़ते आ रहे हो आप 6 क्लास से। और जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो भैया जनता का शासन जब होगा, इसका मतलब है पावर जनता के पास होगी। अब हर किसी व्यक्ति को तो सरकार चलाने की पावर नहीं मिली है, तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको पावर मिलेगी। और जनता ने डायरेक्टली जो चुना है लोकसभा के लोगों को, इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो उस पार्टी से होगा जिसे जनता चाहती होगी। और जनता का सदन लोकसभा है, इसका मतलब लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी में से प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होगी, क्या कहा मैंने? लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी होगी, उसी पार्टी का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। समझ गए बात को? मैंने ये नहीं कहा कि लोकसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। भैया ये व्यक्ति किसी भी हाउस का हो सकता है, ये व्यक्ति लोकसभा का भी हो सकता है और ये व्यक्ति राज्यसभा का भी हो सकता है। शर्त सिर्फ कितनी सी है? सर, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी होगी, जैसे मान लीजिए कि अभी बीजेपी हो गई, बीजेपी का प्रधानमंत्री होगा, वो लोकसभा से हो प्रधानमंत्री या राज्यसभा से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मेजोरिटी पार्टी का बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेजोरिटी पार्टी में से एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये नियुक्ति की जाएगी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो भारत का प्रेसिडेंट है, वो मेजोरिटी पार्टी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा, चाहे व्यक्ति लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। और फिर इसके कहने पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर,
एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके कहने पर बाकी सारे मिनिस्टर्स को नियुक्त किया जाएगा। ये कौन है? ये बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये पूरा मिलकर के क्या बनता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। तो इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? इनको भी अपॉइंट करेगा भैया प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन इनको जो अपॉइंट किया जाएगा ये राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाएगा। जो पीएम होगा इसकी सलाह पर। अगर इसको एक लाइन में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा by the president of India. The prime minister of India is appointed by the president of India from the majority party in Lok Sabha. लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी है उसमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। ठीक है। एंड द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो बचे हुए बाकी अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये पूरा जो फिनोमिना है, अगर मैं बात करूं आपसे कौन से कलर से लिखूं, इससे लिख देता हूं। ये जो पूरा फिनोमिना है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 7। मौसम हो गया भाई ठंडा। ठंडे मौसम में अगर सुबह शाम ऐसे घूम लो ना पहले की तरह, टी शर्ट पहन के है, तो उसी से क्या है। और मैं आज ही घूम रहा था छत पर थोड़ा ऐसे ही। तो आज सुबह मैं टेरेस पर चला गया था करंट अफेयर्स की क्लास से पहले, तो मामला ऐसा हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं। आ जाओ। तो ये है। तो ये सारी बातें लिखी हैं आर्टिकल 75 में। अब मेरी बात सुनना जरा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो, ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो पीएम है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा भी है। जो पीएम है और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें कोई भी व्यक्ति हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही पीएम। पीएम का मतलब क्या है? मिनिस्टर से जितने भी हैं उन मिनिस्टर्स में जो प्राइम है, जो मुख्य मुख्य है, उसी को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, है ना? मुख्य कहते हैं। प्रधान मतलब मिनिस्टर्स में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, मिनिस्टर्स में जो प्राइम है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। भैया अगर मैं बात करूं तो ये लोग या तो लोकसभा के होने चाहिए, या तो लोकसभा के होने चाहिए, या तो राज्यसभा से। मैंने कहा ना ये लोग या तो लोकसभा से होंगे या तो राज्यसभा से। हालांकि उस पार्टी से होंगे जो मेजोरिटी पार्टी है लोकसभा में, लेकिन उस पार्टी के लोग चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, वो लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस समय इनको अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस समय इनको अपॉइंट किया जा रहा है उसी समय ये लोकसभा राज्यसभा के मिनिस्टर हों। इनको लोकसभा या राज्यसभा की जो मेंबरशिप लेनी है, बेशक से किसी भी आदमी को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इनको लोकसभा या राज्यसभा की जो मेंबरशिप लेनी है वो लेनी है 6 महीने में। कब लेनी है? 6 महीने में। तो जिस दिन अपॉइंट कर दिया जाएगा उससे अगले 6 महीने के अंदर अंदर या तो ये लोकसभा से होंगे या फिर राज्यसभा से। और अगर नहीं हो पाए तो फिर ये मिनिस्टर्स के पद को छोड़ना पड़ेगा। और अगर हो गए तो परमानेंट मिनिस्टर बने रहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगले 6 महीने वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। दूसरी कंडीशन, जो प्रधानमंत्री बनता है वो उस पार्टी से बनता है जो मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा में, न कि राज्यसभा में। दोनों हाउसेस की मेजोरिटी नहीं चाहिए हमें, एक ही हाउस की चाहिए, वो किसकी? लोकसभा की। ये दोनों बातें आपसे पूछा। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट, अपॉइंट नहीं कर सकता, इस बात में देखना, कैन अपॉइंट या कैन नॉट अपॉइंट, अपॉइंट नहीं कर सकता है। किसको अपॉइंट नहीं कर सकता है? अ पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकता है इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा। भैया कर सकता है, भैया कर सकता है। मैंने क्या कहा? किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो 6 महीने के अंदर सदस्यता ले ले। तो अपॉइंट तो किया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्यता ले ले। और अपॉइंट किया जा सकता है इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो कैंडिडेट है मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ, उसके पास सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। भैया एक बात बताओ, जो अभी मैंने बताया मेजोरिटी सिर्फ लोकसभा की चाहिए राज्यसभा की, भैया ये किसी भी हाउस से हो सकता है, लेकिन उस पार्टी से होगा जो मेजोरिटी में होगी लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरे भाई ये वाला भी गलत। और आंसर कौन सा हो गया? आंसर लगाओ जरा फटाफट से। आंसर नंबर लगा दो डी। क्या लगा दो? डी। नीदर वन नॉर टू। आंसर लग गया मेरे भाई डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन?
मैंने कहा था ना कि अगली के क्लास में लेवल बढ़ाएंगे, बढ़ा या नहीं बढ़ा, बताओ जल्दी से। अगली क्लास में लेवल बढ़ाएंगे, बढ़ा या नहीं बढ़ा। मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है आपसे ये दोनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछ भी तो सकता है। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में इसमें, या फिर अलग अलग करके पूछेगा तो भी दोनों क्वेश्चन में दम है या नहीं है। ऐसा नहीं है सारी क्वेश्चन ऐसे, मैंने कहा ना हल्के हल्के पढ़ाएंगे, तो हल्के हल्के बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, बीच बीच में मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, सिंपल हो गया। Who among the following who among the following decides whether a bill is money bill or not? कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? मेरे भाई सबसे पहले मैं मनी बिल का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मनी बिल का पूरा प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 110 लिख लो। आर्टिकल नंबर 110 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 110 मेरे प्यारे साथियों मनी बिल से संबंधित है। मनी बिल धन विधेयक, जिसमें पैसे के लेन देन की बात होती है। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। आप सभी को पता है कोई भी बिल कैसे पास होता है? कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होता है। तो भैया जब पार्लियामेंट से पास होता है, और अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, अगर मैं संसद की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि संसद के कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। जब संसद के तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो बिल और एक्ट क्या होता है? बिल और एक्ट में मेरे भाई ये डिफरेंस होता है। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? जब तक वो लोकसभा राज्यसभा में होता है या राष्ट्रपति के पास जाता है, तब तक वो एक्ट जो है बिल होता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तुरंत ही वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कानून में कन्वर्ट हो जाएगा। वो विधेयक कानून में कन्वर्ट हो जाएगा राष्ट्रपति के साइन होते ही। तो कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा देखो, अब हम इस बिल को लेकर के आए लोकसभा में। क्या है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो यहाँ से पास कराना होता है, फिर हमें यहाँ से, या पहले यहाँ से, और इसके बाद हम राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं। राष्ट्रपति जैसे ही साइन करता है, वो एक्ट बन जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ भैया आपका मनी बिल की। प्यारे साथियों, अगर मैं मनी बिल की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा, जो ये मनी बिल है, सबसे पहली बात इसको पार्लियामेंट में लेकर के आएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? तो कोई भी जो बिल है, कोई भी वो बिल है, वो मनी बिल है या नहीं है? कोई भी बिल धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या फिर नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय, ये बात है लिखते रहना, डिसाइडेड बाय स्पीकर। और स्पीकर कहाँ पर होता है? लोकसभा में। तो इसका मतलब है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। दूसरी चीज, जब लोकसभा का स्पीकर कह देता है कि ये बिल मनी बिल है, तो इसको पेश किया जाता है। अगर डिसाइड कर लिया और पता चल गया कि हाँ भैया ये बिल जो है वो मनी बिल है, तो फिर अब क्या होगा? इस बिल को पेश किया जाएगा। कहाँ पर पेश किया जाएगा? सिर्फ एंड सिर्फ, पेश का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। भैया कहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ एंड सिर्फ लोकसभा में। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा किसका? जनता का। और जनता का सदन कौन सा? पैसा लोगों का। लोगों का सदन कौन सा है? लोकसभा है। डायरेक्टली लोगों ने वोट कहाँ डाले? लोकसभा में। तो बिल को पेश कहाँ करेंगे? लोकसभा में। लेकिन यहाँ पर होता है आफ्टर द रिकमेंडेशन, यहाँ एक छोटा सा स्टार बना रहता है, जिसका मतलब होता है, यहाँ एक छोटा सा स्टार बना रहता है, जिसका मतलब होता है आफ्टर द, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद। भैया एक बात बताता हूं आपको, इस प्रेसिडेंट की सिफारिश का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में आपको समझाया था। प्रेसिडेंट की सिफारिश का मतलब ये होता है कि बिल को कौन ला सकता है? भैया बिल को या तो लोकसभा में लाया जाएगा या तो राज्यसभा में लाया जाएगा। तो भैया कोई भी जो बिल होता है, उस बिल को कौन ला सकता है? या तो मिनिस्टर ला सकता है, या तो मिनिस्टर। अब ये लोकसभा में या तो कोई मिनिस्टर होगा, या तो कोई मिनिस्टर नहीं होगा, नॉन मिनिस्टर होगा। तो जो मिनिस्टर होगा, इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई सा डिपार्टमेंट है, और जब डिपार्टमेंट है तो इस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल ही गवर्नमेंट बिल कहलाता है। मिनिस्टर के द्वारा लाया गया जो बिल है, वही आपका गवर्नमेंट बिल कहलाता है। और नॉन मिनिस्टर के द्वारा लाया गया जो बिल है, वो प्राइवेट बिल कहलाता है। और आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि इसको एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, और मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा का इसका मतलब रियल मीनिंग, इसको कहते तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि ये वाला जो बिल होगा वो गवर्नमेंट बिल होगा प्यारे साथियों। कौन सा बिल होगा? गवर्नमेंट बिल होगा। तो मनी बिल का फंडा समझे। मनी बिल आर्टिकल 110 में है। इस मनी बिल को यहाँ पर किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। इसके बाद इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा।
आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब एक मिनिस्टर ही मनी बिल को पेश कर सकता है क्योंकि पैसे से संबंधित बिल है। इसके अलावा जब ये पास होता है तो लोकसभा इसको पास कर देती है। जिस समय लोकसभा इस बिल को पास कर देती है तो ये राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा के पास मनी बिल से संबंधित मात्र 14 दिन होते हैं। क्योंकि जब लोगों का सदन है लोकसभा, वो लोगों का पैसा है, और जब लोगों के सदन ने लोगों के पैसे से संबंधित बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा कौन होती है रोकने वाली? राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। वो एक पूरा प्रोसेस है कि तीनों जगह से पास हो जाएगा तभी वो बिल कहलाए, वो एक्ट कहलाएगा। इसी वजह से राज्यसभा भेजते हैं। 14 दिन का समय होता है, अगर 14 दिन के अंदर पास कर दिया तो अच्छा है, नहीं पास किया तो हम पास मान लेंगे। चेंजेस इसमें राज्यसभा कर नहीं सकती, सिर्फ अपने अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है। अगर इसे कुछ रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड कर सकती है। उस रिकमेंडेशन को लोकसभा माने तो अच्छा और ना माने तो भी अच्छा है। उस रिकमेंडेशन को मानना लोकसभा के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। समझ गए आप बात को? ये होता है मनी बिल। तो राज्यसभा के पास इससे संबंधित मात्र 14 दिन होते हैं। आ जाओ जरा, अब क्या कह रहा है मनी बिल से संबंधित बात समझ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। यस और नो, कौन बताएगा? डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। देखो, जो चीज आपको आती है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आती है उसको कृपया आप नोट कर लें। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। समझ गए बात को? आ जाइए जरा नेक्स्ट, अगला प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलें और देखें, विच वन among द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में सिटीजनशिप के राइट्स को कौन रेगुलेट करता है? सबसे पहली बात तो भारत का जो पार्ट नंबर 2 है वो किससे संबंधित है? पार्ट नंबर 2 मेरे भाई सिटीजनशिप से संबंधित है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। पार्ट नंबर जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, वो सिटीजनशिप से संबंधित है। जिसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 5 टू 11, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 टू 11 आते हैं। दूसरी चीज, अगर नागरिकता की बात करें तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और हम अपनी नागरिकता किसी देश के साथ में शेयर भी नहीं करते। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है पूरे देश की एक ही नागरिकता, ऐसा नहीं है राज्य की अलग है और देश की अलग है। इसके अलावा बात करें तो सिटीजनशिप से संबंधित पावर्स जो होती हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? सिटीजनशिप से संबंधित जितनी भी पावर्स हैं वो किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास। तो भैया भारत में नागरिकता को कौन रेगुलेट करता है? संसद रेगुलेट करती है। अगर मैं कहूं कि सिटीजनशिप एक्ट कब पारित किया गया था, सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बार जो सिटीजनशिप एक्ट था, बाद में तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन सबसे पहली बार जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको 1955 में पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से हम नागरिकता छोड़ सकते हैं। ये वाले प्रोविजंस आपको इसी में देखने को मिलते हैं। इसको फिर वेरियस टाइम्स चेंज किया गया, इसको अमेंड किया गया। इसमें भी अमेंडमेंट ही होता है, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए कहलाता है। जो 2019 वाला भी यही हो जाता है। और अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस कब लागू हुए थे, तो भैया जी ये जो नागरिकता है ना, याद रखना, पूरा संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी, नागरिकता, पूरा संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस थे वो लागू हो गए थे मेरे भाई। प्रोविजंस थे वो लागू हो गए थे। सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस थे वो लागू हो गए थे, वो इम्प्लीमेंट हो गए थे। प्यारे साथियों, कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जब सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस लागू हो गए थे। तो आपसे जो पूछा है वो पूछा है पावर्स की बात, तो सिटीजनशिप से संबंधित पावर किसके पास है मेरे प्यारे साथियों? पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर भैया आपका बॉय हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर भैया आपका बॉय हो गया। समझ गए आप बात को? चलें? बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4। As per the Constitution of India, what is the limit prescribed for the number of members in the Legislative Assembly of a state? Legislative Assembly में number of members कितने होते हैं? देखिए प्यारे साथियों, एक है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। जैसी लोकसभा और राज्यसभा है, इसका तो पता है आपको, 550 हो गए यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर 250 हो गए मैक्सिमम। कितने हो गए? यहाँ पर तो भैया 550 हो गए मैक्सिमम, और यहाँ पर कितने हो गए? 250 हो गए मैक्सिमम। तो जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्य लेवल पर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कि विधानसभा कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कि विधान परिषद कहा जाता है। ये क्या है? ये यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स हैं। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर मेरे भाई मैक्सिमम सीट्स हैं। तो वैसे ही राज्य लेवल पर जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं आपको ये बताना है। भाई देखो, यहाँ पर तो एग्जैक्टली आपने संख्या बता दी है, ठीक है, कि इतने ही होते हैं लोकसभा में, कम ज्यादा छोड़िए, इतने ही होते हैं। तो यहाँ कम ज्यादा का कोई सीन ही नहीं है, मैक्सिमम भी छोड़ो, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा कितनी होती है ये बात करते हैं। तो यहाँ 550 ही होते हैं, क्योंकि लोकसभा एक ही है। बट राज्य में क्या, हर राज्य में अलग अलग विधानसभा होंगी, और हर राज्य में जब अलग अलग विधानसभा, इसमें संख्या अलग होगी, यूपी में ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, गोवा में कम होगी। तो ऐसे करके हर राज्य के अलग अलग होंगे। तो यहाँ फिक्स संख्या बता सकते हो, यहाँ फिक्स संख्या नहीं बता सकते। यहाँ पर आप बता सकते हो मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैक्सिमम की बात करें तो विधानसभा में जो होता है वो 500 होता है। कितना? 500। और मैक्सिमम विधान परिषद में कितना होता है? उस राज्य का 1/3, 1/3 ऑफ उस राज्य की विधानसभा। जिस भी राज्य की विधान परिषद का मैक्सिमम निकालना है तो उस राज्य की विधानसभा का 1/3 होता है मैक्सिमम। अगर यहाँ पर मिनिमम पूछता, अगर यहाँ पर मिनिमम पूछता तो यहाँ पर होता है भैया 60, और यहाँ पर होता है 40। अब आप मुझे ये बताना, वो कौन कौन से राज्य हैं जो एक्सेप्शन है। ये 60 होता है वैसे तो, लेकिन वो कौन कौन से राज्य हैं जो यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन वाले राज्यों के नाम बताना आप, कितने राज्य हैं, तो और वो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो आप बताएंगे मुझे। तो आंसर क्या हो गया? मैक्सिमम पूछा है जब इसने, तो मैक्सिमम में तो 500 हो गया। तो राज्य की विधानसभा में जो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा है कहाँ पर? जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। और किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है भैया? यूपी को कोई पीछे छोड़ सकता है क्या? क्या पता फ्यूचर में कोई छोड़ दे, है ना। चाइना को जब छोड़ दिया तो यूपी भी है। चलिए भाई, आगे अगला, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 5। अच्छा बताओ, आज के प्रश्नों में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आज के जो क्वेश्चंस हैं वाकई में लग रहा है आपको कि हाँ अब आप मेंस के क्वेश्चंस को कर रहे हो, इस तरीके मेंस वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? क्वेश्चंस तो खैर हर तरीके के आते हैं उसमें भी, लेकिन अब मेंस वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है, बताना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भैया राष्ट्रपति से संबंधित कौन से प्रोविजंस सही हैं? प्रेसिडेंट या वाइस वाइस प्रेसिडेंट? तो भैया वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कौन से प्रोविजन सही हैं, आपसे ये कह रहा है। निम्न में से कौन सी वो बातें हैं जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित सही हैं? तो बताओ जरा, निम्न में से वो कौन सी बातें हैं जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित सही हैं? देखो, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछा जाता है कि जैसे ये पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है भैया राज्यसभा। हाउसेस दो होते हैं, भाग तीन होते हैं, पार्ट तीन होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और राज्यसभा का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन कहलाता है? स्पीकर। और स्पीकर कहाँ से बना? इसी लोकसभा में से बना। जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो चेयरमैन कहलाता है। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ही तो वाइस प्रेसिडेंट है, और चेयरमैन क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो कौन सा सदन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष, वो कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वो कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? भैया वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, दैट्स वाई। वो सदन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता ऐसा आदमी करता है जो उसका सदस्य नहीं है? वो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर राज्यसभा है। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो गलत हो गया। ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और उसमें भी कहाँ कहाँ के लोग होते हैं? लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के लोग साथ मिलकर के वोट डालते हैं, ठीक है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो कहाँ लगाते हैं? एक्स ऑफिशियो वहां लगाते हैं जब आपको चुना किसी और काम के लिए गया हो, लेकिन बैठा किसी दूसरी पोस्ट पर गया हो, तो एक्स ऑफिशियो। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को चुना गया प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। समझ गए बात को? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये वाला भी सही हो गया। इसका मतलब क्या? दूसरा सही, तीसरा सही और पहला गलत। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर मेरे प्यारे साथियों 2 और 3 जाएगा। आंसर मेरे प्यारे साथियों 2 और 3 जाएगा। ये लो, 2 और 3 चला गया आंसर, मेरे प्यारे साथियों 2 और 3 चला गया। नेक्स्ट देखो आप, अगला क्या है?
अगला देखो मेरे भाई, अगला देखो, अगला, अगला देखो। 2 और 3 ही लगाया ना? हाँ, ठीक है। द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, भैया यूपी पीसीएस के प्री का क्वेश्चन है ये, या मैं लिख देता हूँ, यूपी पीसीएस के प्री में आ रखा है ये, यूपी पीसीएस के प्री का क्वेश्चन है भैया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये किस लिस्ट में आता है? और यहाँ पर गलती मत कर बैठना, ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। किसका मैटर है? ये भैया राज्य सूची का मैटर है। यहाँ आप गलती कर देते तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कहता है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या कह रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भाई जिस समय ब्रिटिशर्स भारत में शासन करते थे तो भारत में एक कानून आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही बात है। और एक बात बताऊं, जिस समय ब्रिटिशर्स भारत सरकार अधिनियम लेकर के आए थे तो इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था, लेकिन आगे चल करके जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70% हिस्सा यहीं से लिया गया है। ये जो 70% हिस्सा है यहीं से लिया गया है। इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको कहा जाता है ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट, तो इसी को ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। समझ गए आप बात को? आज समझ गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिशा निर्देश से आपसे कह रहा है कि ये तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अरे क्या हो गया, आगे पीछे होना ही नहीं क्या? आ गया, चलो शुक्र है। ये तो मैंने बता दिया कि भारतीय संविधान को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन एक बात सुनना अब आप जरा फटाफट से। ये कह रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, दिशा निर्देश थे, उनको किस नाम से, ऐसे ही दिशा निर्देश आज भी हैं भारत के संविधान में। तो जैसे दिशा निर्देश इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, सेम वैसे ही प्रिंसिपल्स आज भी हैं संविधान में। किस नाम से? डीपीएसपी के नाम से। दिशा निर्देश मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कुछ आज प्रिंसिपल्स हैं जिनको डीपीएसपी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, अगर आपसे पूछे कि जो ये डीपीएसपी है इसको कहां से लिया गया है, तो आप कह सकते हो कि टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया भाई? आयरलैंड कर दूं? गलत तो नहीं है? ठीक है, चलो तुम कह रहे हो इसलिए कर रहा हूं। तो टेकन फ्रॉम आयरलैंड, डीपीएसपी को भैया आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, बाकी तो फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए। फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम रशिया। इमरजेंसी प्रोविजंस को कहां से लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम यहीं से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमने खुद प्रीवियस ईयर में इसको जर्मनी होते हुए देखा है, आप यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करा रहे हो। मेरे भाई मैंने भी डाला है वो जर्मनी वाला क्वेश्चन, अगर इसमें होगा तो। ये लो अगला क्वेश्चन वही है, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये अगला क्वेश्चन वही है आपका वाला ही। फिलहाल आप याद करके चलो कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और आप जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हो ना वो ये वाला है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपातकालीन प्रावधान है, जो आपातकालीन प्रावधान है, उनको भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? उनकी जो विचारधारा, अवधारणा है, उसको कहां से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, इनकी जो प्रावधानों की जो अवधारणा है, इसको भारतीय संविधान में लिया गया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। सर ऐसे मत बोलो, अब ये कौन सा कंफ्यूजन है, ये कौन सा नया कंफ्यूजन है?
मेरे भाई नया कंफ्यूजन नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं आपको जो जो बताऊंगा तभी गलती नहीं होगी, वरना गलती कर बैठोगे। देखिए, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं प्यारे बच्चों, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो आपातकालीन प्रावधान है, 3 प्रकार की इमरजेंसी भारतीय संविधान में दे रखी है। तो जो आपातकालीन प्रावधान है, उन आपातकालीन प्रावधानों को, जो आपातकालीन प्रावधान है, उनको कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे टेकन फ्रॉम, इस बात को ध्यान से समझना, टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए भैया ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। इमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। इसको हमने कहां से लिया है? प्यारे बच्चों, इसको हमने जर्मनी से लिया है। कहां से लिया है? इसको हमने जर्मनी से लिया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये जर्मनी से लिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के दौरान ही तो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं ये भी। तो जब हमें ऑप्शन में ये मिलता है तो हम इसे करते हैं, लेकिन जब ये है ही नहीं तो फिर क्या है? भैया इमरजेंसी से संबंधित बात कर रहा है, जब जब इमरजेंसी लगेगी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, जो सस्पेंड होंगे वही तो जर्मनी से लिया गया है। तो आंसर क्या करोगे आप? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ काट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे दूं, फिर क्या करोगे? आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करोगे। समझ गए? तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको कहां से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ऐसा आंसर आप करोगे। लेकिन कब करोगे? जब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन में नहीं होगा। चलें आगे। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को समझ गए आप। अगला देखिए, ये पिछली क्लास में मैंने जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवाए थे, लास्ट क्लास में क्या करवाया था मेरे भाई? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और जब लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवाए थे तो मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 5। कौन सा आर्टिकल करवाया था? मैंने कहा था कि ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 15 करवाया था, क्लॉज नंबर 5 करवाया था। प्यारे बच्चों, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की अगर बात करें, प्यारे बच्चों आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की अगर बात करें तो इसको जोड़ा गया था। सबसे पहली बात तो इसको बाद में जोड़ा गया, और जो बाद में जोड़ा गया है तो इसके लिए किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों? इस एक्ट के तहत जोड़ा गया था कि जो एससी हैं, जो एसटी हैं, और जो एसईबीसी हैं, सोशल, देखो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एसईबीसी कहा जाता है। कि ये जितनी कैटेगरीज हैं, इनको जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो रिजर्वेशन को एजुकेशन तक एक्सटेंड कर दिया गया था 93rd, जैसे कि आईआईटी आईएमएस वगैरह होते हैं उनमें। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचा दिया गया था, एससी एसटी और एससीबीसी के लिए। तो क्या कहेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं प्यारे बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर गया। रिजर्वेशन पहले से भी था, रिजर्वेशन तो पहले से ही था, लेकिन उसको शैक्षिक संस्थानों तक भी पहुंचा दिया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया भैया। ऑप्शन नंबर बॉय करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बॉय करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भैया ये तो केशवानंद भारती केस में दिया गया था। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये तो ऑलरेडी भैया सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में इसके लिए 4 जजेस केसेस हुए थे, वो अलग हैं। अगला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, और जब जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बात आएगी तब तब एक आदमी का नाम भी आएगा, उन्हें कहा जाता है पीएन भगवत। कौन है? पीएन भगवत। पीएन भगवत वाज द पर्सन, या पीएन भगवत वाज द जस्टिस हु इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, जनहित याचिका को भारतीय जो है न्याय व्यवस्था में इंट्रोड्यूस करने वाले जस्टिस पीएन भगवत थे। अब ये होता क्या है? देखिए, ये कोई भी पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के पास बहुत सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं। इस पर्सन को बहुत सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं या कानून ने दिए हैं।
तो यहाँ पर संविधान ने इसको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, कानून वगैरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। तो इस पर्सन को संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अगर इसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर इसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ये पर्सन कहाँ जा सकता है? उस अधिकार के उल्लंघन के लिए कोर्ट जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कोर्ट जा सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता ही नहीं है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, या कोर्ट जाने का प्रोसीजर नहीं पता है, या फिर नहीं जा पा रहा है, या उसे जाने नहीं दिया जा रहा है, या किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो क्या इसके अधिकारों के लिए कोई और कोर्ट जा सकता है, या कोर्ट अपनी तरफ से भी डिसीजन ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। जैसे मान लो जज गुजर रहा था एक दिन एक रास्ते से, उसने देखा गांव के बगल में तालाब है, और इस तालाब की वजह से बहुत सारी यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़े कह लो, या मच्छर कह लो, या किसी भी प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उसने उस तालाब को साफ कराने का आदेश दिया, क्योंकि उस तालाब की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियों से क्या है, राइट टू लाइफ को खतरा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। खुद से जुडिशरी इटसेल्फ, या तो आप दूसरे के अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हो, या फिर जुडिशरी इटसेल्फ, जुडिशरी अपनी तरफ से भी कोई एक्शन ले सकती है। उसी को बोला जाता है पब्लिक, कि पब्लिक के हित में एक्शन लिया गया, इसका मतलब है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए एक्शन लिया गया, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल इसको बोला जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोला जाता है, जनहित याचिका बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी एकदम एक्टिव है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म इसको कहा जाता है। तो जुडिशरी हमारे यहाँ पर एकदम एक्टिव है, इसका मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म इसको कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक सक्रियता को, जुडिशियल एक्टिविज्म को ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर भैया बॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया बॉय हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता को ये दर्शाता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। क्या कहा? बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। द गवर्नमेंट बिल मीन्स, गवर्नमेंट बिल क्या होता है भाई? ये रहा। देखिए, कोई भी बिल या तो लोकसभा में और या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर बिल को मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट बिल, और बिल को नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल क्या होता है? अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट बिल किसी भी हाउस में, और यदि प्राइवेट मेंबर ने किया तो वो नॉन गवर्नमेंट बिल, मतलब सॉरी, नॉन मिनिस्टर ने किया तो वो प्राइवेट बिल होगा, और मिनिस्टर ने किया तो वो गवर्नमेंट बिल होगा। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज गवर्नमेंट बिल। मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। भैया नॉट अ मिनिस्टर कह रहा है, और नॉट अ मिनिस्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो प्राइवेट बिल होगा, ये तो प्राइवेट बिल होगा। अगर कोई मिनिस्टर नहीं है, उसके द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो प्राइवेट बिल होगा। मिनिस्टर इन लोकसभा या फिर मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भैया मिनिस्टर के द्वारा किसी भी संसद के सदन में, तो संसद के किसी भी सदन में यदि किसी मिनिस्टर के द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी को गवर्नमेंट बिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर भैया डी हो गया। ऑप्शन नंबर भैया डी हो गया। अ मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बिल ही गवर्नमेंट बिल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। नेक्स्ट सुनिए जरा, प्रश्न संख्या 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम तो आप सभी को पता है, फेडरल सिस्टम आप सभी को पता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, बजाय राज्यों के समूह के। समूह का मतलब क्या है? जहां पर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है ना, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, वही फेडरल स्ट्रक्चर होता है। इन अ फेडरेशन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बिल्कुल सही बात है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब स्टेट नंबर 1 तो परफेक्टली सही है। देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, लिखित संविधान होगा, है ना। देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होगा, उसी में तो डिवीजन ऑफ पावर लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? ये भी सही है। आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्या है? द रेट ऑफ सर्ट्यूररी इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू। सर्ट्यूररी जो रेट है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू की जाती है कब? भाई देखो, रेट्स की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर जो 32 है, प्यारे बच्चों जो आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? रेट्स से। और इसमें कितने प्रकार की रेट्स का जिक्र है? इसमें भैया 5 प्रकार की रेट्स का जिक्र है आर्टिकल नंबर 32 में। अब अगर हम देखें, तो यहाँ पर पाएंगे कि रिट कौन कौन इश्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है एक तो।
आर्टिकल 32 के तहत, और एक हाई कोर्ट रेट इशू कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसमें जो 5 प्रकार की रिट हैं वो कौन-कौन सी हैं? आप सभी ने सुनी है, पढ़ी है। हैबियस कॉर्पस, एक तो कौन सी हो गई? हैबियस कॉर्पस। अभी मैं हल्का-हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरी वाली जो होती है उसी को बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं? मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश, आदेश देना, परमादेश। इसके अलावा जो तीसरी होती है उसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथी जो होती है उसे बोला जाता है सर्ट्योररी, सर्ट्योररी। ई क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो। चलो सुनो ये क्या क्या होती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी को भी इलीगली डिटेन किया जाता है उसके इसमें इशू होने वाली रिट है हैबियस कॉर्पस। जैसे पुलिस है, पुलिस आपको 24 घंटे तक लॉकअप में रख सकती है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अगर आपको लॉकअप में रखती है बिना मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए तो उसी को हैबियस कॉर्पस इशू होगी उसके खिलाफ। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। आदेश किसको दोगे? जो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म ना कर रहा हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको कोर्ट के द्वारा दिया गया जो आदेश है उसी को परमादेश यानी मैंडेमस बोला जाएगा। प्रोहिबिशन ये एक ऊपर वाले कोर्ट के द्वारा नीचे वाले कोर्ट को इश्यू की जाती है। जब नीचे वाला कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज कर रहा हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, वो फांसी की सजा दे रहा है तो वो दे ही नहीं सकता भाई, फिर भी दे रहा है तो उसको बोला जाएगा भाई ये तेरा काम नहीं है, इस केस को मेरे पास भेज दे, तेरी ये पावर नहीं है, तेरी जो पावर है तू काम कर ले। तो जब नीचे वाला कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज करता है तो ऊपर वाला कोर्ट उसको आदेश देता है। सर्ट्योररी का मतलब होता है मीन्स टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या? आपने कहा कि मैंने सर एमबीए कर रखी है, मैंने कहा कहाँ कर रखी है, मुझे प्रमाण दो इस बात का कि तुमने एमबीए कर रखी है। तो प्रमाणित करना इसका मतलब क्या होता है सर्टियोररी का? इसका मीन्स होता है प्रमाणित करना, मीन्स टू बी सर्टिफाइड। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीन्स टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना। आपने कहा कि मैंने एमबीए कर रखी है, मैंने कहा प्रमाण क्या है इस बात का? दिखाओ एमबीए का सर्टिफिकेट आपका, डिग्री दिखाओ, कहाँ है एमबीए की डिग्री है, कौन से कॉलेज से करी? तो प्रमाणित करना। वैसे ही ये रिट भी ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को इशू करता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 100 रुपए चुराने की सजा, एक व्यक्ति को 100 रुपए चुराने की सजा, 20 लाख रुपए का जुर्माना, 20 लाख रुपए का जुर्माना, 100 रुपए चुराने की सजा बता रहा हूँ, 20 लाख रुपए का जुर्माना और 20 साल की जेल दे दी, 20 ईयर्स जेल। ऐसा कहीं पे वैसे प्रोविजंस नहीं था, लेकिन जब दे दी तो ये कहाँ पर लिखा है कि भैया तुम 100 रुपए चुराने की सजा, 20 लाख रुपए का जुर्माना और 20 साल की जेल दे सकते हो? तो हाई कोर्ट इस नीचे वाले कोर्ट से यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूछेगा। इसी को बोलता है इन केस ऑफ रिव्यू, रिव्यू लेना, कि भैया प्रमाणित करो कि जो सजा तुमने दिया ऐसा कहाँ लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इसको रीचेक और रिव्यू किया जाएगा किसी भी केस को रिव्यू करने के लिए। तो किसी भी केस का रिव्यू लेने के लिए कहते हैं ना, डीआरएस में रीचेक किया जाता है, जैसे डीआरएस होता है ना क्रिकेट में, दोबारा से रीचेक किया जाता है कि आउट है या नहीं है, थर्ड एम्पायर चेक करता है ना, तो वैसे ही किसी भी केस में जब नीचे वाले कोर्ट ने कोई जजमेंट वगैरह दिया हो तो उस केस का रिव्यू करने के लिए आपका इशू की गई रिट को सर्टिफाइड। क्यों वारंट हो? क्या? जब आप किसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हो जिस पोस्ट के लायक नहीं हो, जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट की रिटायरमेंट एज 65 साल है, आप 66 67 के हो गए फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हो, तो कोर्ट आपसे कह सकता है कि भैया क्यों वारंट हो? वो कौन सा वारंट अथॉरिटी है या वारंट है जिसने आपको परमिशन दी इस पोस्ट पर बैठने की? तो क्यों वारंट हो वहां पर इशू की जाती है, समझ गए? जब आप किसी पोस्ट के लायक नहीं हो फिर भी बैठे हुए हो। तो आंसर क्या होगा? सर्टिवरी पूछा है तो इन केस ऑफ रिव्यू एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप द फर्दर प्रोसीडिंग, इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप द फर्दर प्रोसीडिंग, ये वाली कौन सी होगी? ये तो प्रोहिबिशन होगी कि भाई तेरा काम नहीं है, रोक जा, इसको मुझे दे दे, ये वाली नहीं है। नेक्स्ट है एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन केस ऑफ रिव्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही बात भाई, कि रिव्यू के केस में, तो यहाँ पर रिव्यू के केस में जो रिट इश्यू की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मेरे भाई यहाँ पर सर्ट्यूलरी बोलते हैं। नेक्स्ट है एन ऑफिसर टू शो हिज और हर राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर केस, किसी भी केस को होल्ड करने की जो पावर है, ये लिख दिया है ऐसे। और पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोसीड, ये किसी भी पर्सन को 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने पेश करना, ये हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस है। और ये वाली वो है मैंडमस हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी पावर का यूज करो, आपके पास जो भी पावर है उसका। नेक्स्ट,
अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल? भैया प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा बोला जाता है। प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा बोला जाता है। प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा बोला जाता है। अ प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का अभिन्न अंग है। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। ये किसने कहा था? ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। केशवानंद भारती केस 1973 में भैया 24 अप्रैल को जिसका जजमेंट आया था, उस केस में कह रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिन्न अंग है। दूसरी चीज है द वर्ड सेक्युलर। भैया सेक्युलर जो वर्ड है, इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था, याद आ रहा है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इनको भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में जोड़ा गया। इनको 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में जोड़ा गया। सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्युलर जो है, इसको जोड़ा गया। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट, जो सेकुलर शब्द है और जो भैया सोशलिस्ट शब्द है, ये क्या कह रहा है कि जो सेकुलर शब्द है और जो सोशलिस्ट शब्द है, हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल, ये प्रियम्बल के जो हिस्सा है सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है जब से लागू हुआ था। क्या ये 1950 से या 1976 में आया? भैया ये तो 1976 में है, इसका मतलब दो वाला तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? आंसर ओनली वन है। आंसर ओनली वन है, ऑप्शन नंबर ए है। आंसर ओनली वन होगा। ऑप्शन नंबर भैया आपका ए होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर ओनली वन होगा। समझ गए? ये प्रियमल से संबंधित कुछ बात हो गई। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। लिख लिया? ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर से वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ पूछ लिया है। क्या पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति है, इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ। अच्छा, इसके लिए वोट कौन डालता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे लोग वोट डालते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही कहा। तो जो संसद के दोनों सदन हैं, इन दोनों सदन के जो सदस्य हैं, वो इसके लिए वोट डालते हैं। तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट देखना मेरे भाई, अगला क्या है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखोगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हाउस में संसद के किसी भी हाउस में जाकर के हिस्सा ले सकता है, एंड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, और किसी भी कमेटी का सदस्य बन सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। तो ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। क्या लिखेंगे हम? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। और जब देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, वो कौन है? वो भैया होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 76। इसको नियुक्त कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, इसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। सरकारी वकील कह दीजिए। सरकार के ऊपर आप कोई भी केस करोगे तो उस केस को लड़ने के लिए ये यही आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यही देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी क्वालिफाइड होता है टू बी बिकम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होता है ये व्यक्ति, ठीक है। बाकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो कैग होता है। और अगर हम बात करें प्यारे साथियों कैग की, ये जो कैग है ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल नंबर 148 में आता है। फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स। घोटाले पकड़ने वाला व्यक्ति इसको कहा जाता है। कैग को क्या कहा जाता है? कैग को प्यारे बच्चों घोटाले पकड़ने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉय। फाइनेंस कमीशन किसमें आता है? मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लिख लेना, जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है। जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 280 में।
आर्टिकल नंबर 280 में जो वित्त आयोग है वो आता है आर्टिकल नंबर 280 में। समझ गए आप बात को? समझ गए बात को? चले, चलिए भैया, प्रश्न संख्या 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द प्रेस इन डेमोक्रेसी, भैया लोकतंत्र में बात करें तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है इसमें जो प्रेस होता है, प्रेस, प्रेस का मतलब होता है जो मीडिया वाले होते हैं। प्रेस का मतलब क्या होता है? जो मीडिया वाले होते हैं। द प्रेस इन डेमोक्रेसी मस्ट बी, तो भैया जो मीडिया वाले होते हैं लोकतंत्र में मीडिया वालों के पास कौन सा फ्रीडम होना चाहिए बात कर रहा है? बी फ्री एंड इम्पार्शियल, स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें, स्वतंत्र और निष्पक्ष रही, बिल्कुल सही बात है। बी कमिटेड टू द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों के लिए प्रतिबद्ध रहें, भैया सरकार की नीतियों की तारीफ करोगे क्या हमेशा? सरकारी नीतियों की आलोचना किए बिना सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, कि सरकार की नीतियों की आलोचना किए बिना उनके चाहे वो सही है चाहे गलत है नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, बस कि जो जो सरकार ने सही किया बस उसी पर प्रकाश डाले। या भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करें, हमेशा सरकार की चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो उसको क्रिटिसाइज करें, नहीं। ठीक है, फ्री होना चाहिए, बी फ्री एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना चाहिए। जो मीडिया होता है उसको, जो प्रेस होता है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं। हर पार्टी के अपने अपने चैनल हैं जो जिसको सपोर्ट करते हैं, तो बी पार्शियल एंड बी फ्री एंड इम्पार्शियल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वतंत्र रहें और निष्पक्ष रहें, नहीं। अगला, विच वन एमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट, ये कह रहा है कि संविधान का वो कौन सा फीचर है जो ये दर्शाता है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर, भैया एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है वैसे? वैसे जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो होती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में। भैया पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इसको एडवाइस करते हैं उसी एडवाइस को तो मानता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं उसी एडवाइस को मानता है। और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर होती है, क्यों? क्योंकि ये उस पार्टी से बने हैं जो मेजोरिटी पार्टी है लोकसभा में, लोगों का सदन, लोगों की सरकार, लोगों की जनता, डेमोक्रेसी, हाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में, संसदीय डेमोक्रेसी, एक तो लोकतंत्र है वो भी संसदीय। अगर ये प्रेसिडेंशियल होता तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती, जैसे अमेरिका में होता है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट काफी पावरफुल होता है क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट के पास पावर और लोगों का सदन, लोगों की पावर, डेमोक्रेसी है तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, तो जनता का सदन लोकसभा, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उसी में से पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। इसलिए इसको पार्लियामेंट भी है लेकिन डेमोक्रेसी भी है, तो इसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया, चलिए अगला, चलिए चलें क्या? बताओ भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विच वन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा पेयर सही तरीके से सुमेलित नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं है? भाई देखना, यूनियन लिस्ट में है बैंकिंग, बिल्कुल सही बात है। स्टेट लिस्ट में है एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। नोट, नोट पे ध्यान देना, सही पूछा है गलत पूछा है? गलत पूछा है। कॉन्करेंट लिस्ट में है मैरिज, सही बात है। रेसिडुअरी पावर्स में एजुकेशन, नहीं 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 नहीं। जो शिक्षा है वो किस में आती है? ये शिक्षा तो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, इस पर तो दोनों सरकारें पावर बना सकती, कानून बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, आपने देखा नहीं? केंद्रीय विद्यालय, राज्य के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र के द्वारा बनाए गए विद्यालय, राज्य के विद्यालय जो राज्य के द्वारा बनाए गए विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय वगैरह राज्य के विद्यालय ये सब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यही वाला गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? अवशिष्ट सूचियां कौन सी होती हैं? ऐसी कोई भी मैटर जो इन तीनों सूचियों में नहीं आता उसको अवशिष्ट सूची में हम मान लेते हैं। चलिए, इसकी पावर पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 20। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, सबसे पहली बात ये जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है? तो आप देखोगे कि जो आर्टिकल नंबर 108 है, क्या देखोगे? जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है? कि जो आर्टिकल नंबर 108 है, आर्टिकल नंबर 108 ये कहता है कि नॉर्मली तो कानून कैसे पास होता है? लोकसभा अलग बैठी है, राज्यसभा अलग बैठी है, यहाँ से पास हो गया बिल, यहाँ से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जैसे ही साइन करता है वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन जब कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो और बिल अर्जेंट हो, बिल जरूरी हो, तो उस केस में जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है संयुक्त बैठक।
उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है संयुक्त बैठक। और प्यारे बच्चों, जो ये संयुक्त बैठक होगी, जॉइंट सिटिंग का मतलब है संयुक्त बैठक। और प्यारे बच्चों, जो ये जॉइंट सिटिंग होगी, इसका मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेगा। लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ बैठेगा। और लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का चेयरमैन है, राज्यसभा का, लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है। तो लोकसभा का अपना स्पीकर है, यहाँ चेयरमैन है। लेकिन जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। और अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर होता है, और डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट संसद का सदस्य नहीं है, और जो संसद का सदस्य नहीं है वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। तो इसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट इसका अध्यक्ष नहीं होता है। समझ गए आप बात को? तो ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष होता है। और यदि ज्वाइंट सिटिंग में, अगर ज्वाइंट सिटिंग में कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, अगर ज्वाइंट सिटिंग में कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ऐसा मान लेंगे कि वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अगर जॉइंट सिटिंग में कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, तो हम मान लेंगे कि वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। समझ गए बात को आप? बहुत बढ़िया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बिल्कुल नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री जो सेशन चेयर्ड बाय पूछा है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करोगे। लेकिन अगर यही पूछ लेता, अगर ये ऐसे पूछ लेता कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन है, इसे बुलाता कौन है? इसे बुलाता कौन है? भैया इसे बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। इसे कौन बुलाता है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। तो जॉइंट जो सेशन होता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक सेकंड लिखना जरा। नेक्स्ट इसको लिखो फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दो, बड़ा क्वेश्चन। चलिए भाई, बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ये देखा करो। इज करेक्ट और इज नॉट करेक्ट। इज करेक्ट पूछा है इसमें। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। भैया वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। यार ये मेरे घर वाले ना, कभी कभी ना, इनको अर्जेंट काम तभी आता है जब मैं क्लास लेता हूँ। चलो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। हर साल इसको नियुक्त किया जाता है? नहीं भाई, ये कौन होता है? ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसका मतलब क्या समझे? ये तो 5 साल के लिए ऑलरेडी नियुक्त होकर के आता है। तो ये वाला तो, पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही, वही यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 5 साल के लिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के लिए कहाँ से इसको नियुक्त कर रहे हो तुम? नेक्स्ट देखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ये सही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है यही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, प्रश्न संख्या 22। Who among the following was not a member of drafting committee of the Constitution of India? निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग कमेटी की, अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग कमेटी की, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कि प्रारूप समिति कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कि प्रारूप समिति कहा जाता है, इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे, है ना? 7 सदस्य, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी। और अगर पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और इसी ने संविधान का ड्राफ्ट बना करके पेश किया था। इसीलिए
बी आर अम्बेडकर साहब को संविधान के जनक के रूप में, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कौन नहीं थे? तो मैंने क्या बताया, बी आर अम्बेडकर थे, गोपाल बी आर, एक बार फिर से सुन लो, बी आर अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एंड माधवराव, टी टी कृष्णाचारी। इसका मतलब बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे, तो के एम मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी भी थे। इसका मतलब महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। महात्मा गांधी ड्राफ्टिंग कमेटी तो छोड़िए, महात्मा गांधी तो प्यारे बच्चों जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी ड्राफ्टिंग कमेटी छोड़िए, संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या हो गई 22 के बाद 23, ये लिख लिया। 23 देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। तो भैया पहले तो लगा देता था सिर्फ पीएम के कहने पर, पहले तो लगा देता था सिर्फ पीएम के कहने मात्र से लगा देता था पहले तो इमरजेंसी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से ये हुआ कि सिर्फ पीएम के कहने से नहीं लगाएगा, तो फिर कैसे लगाएगा? रिटन एडवाइस पर। पीएम जब रिटन देगा, वो भी रिटन, सिर्फ पीएम नहीं, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ रहे हो? और ये कब हुआ? ये हुआ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में। तो पहले तो सिर्फ पीएम के कहने से लगा देता था, लेकिन अब पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटन एडवाइस से इमरजेंसी लगाएगा। तो देखो जरा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा से तो कुछ भी नहीं करता। व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर, अच्छा, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह हिज कैबिनेट कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ था ना, जो वर्ड यूज हुआ था वो कैबिनेट वर्ड यूज हुआ था। कैबिनेट, अपनी कैबिनेट, पीएम अपनी कैबिनेट के कहने पर। on the advice of the union cabinet for issue of such proclamation has been communicated to him in writing। जब लिखित में इसको मिलेगा तब जाकर के लगाएगा, जब लिखित में इसको मिलेगा तब जाकर के लगाएगा, सिर्फ कहने मात्र से इमरजेंसी नहीं लगाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने से संबंधित है। तो क्या कहेंगे? द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो गया भैया आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगला है 25वां, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर। निम्न में से कौन सा बेसिक फीचर नहीं है? भैया फंडामेंटल राइट तो रहेंगे, क्योंकि इनको थोड़ी हटा सकते हो। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो भी रहेगी, फेडरलिज्म भी रहेगा। अनक्वेश्चनड राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ संविधान। क्या संविधान के किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को, किसी भी पॉइंट को चेंज कर सकती है पार्लियामेंट? नहीं भैया, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो आंसर क्या है? द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये थे भाई आपके 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि पुरानी वाली जो 2 सेक्शन थे या 2 पार्ट थे पुराने वाले पॉलिटी के, तो आज जो तीसरा पार्ट आया है उसमें क्वेश्चंस का लेवल आपको अप लगा होगा। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको इन क्वेश्चंस का लेवल कैसे लगा, और अगले सेक्शन में हम और लेवल को बढ़ाएं या इस लेवल के क्वेश्चंस करें। क्योंकि मुझे लास्ट में तो बढ़ाना ही है मिसलेनियस में। आप क्या चाहते हो? आज की क्लास में मज़ा आया आज के क्वेश्चंस में? आप मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप यूँ हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और लर्निंग हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।